हेलो एंड वेलकम। कैसे आप लोग? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे या अच्छे होने का नाटक कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज इकोनॉमिक्स क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट। इससे पहले हमने 2 चैप्टर पढ़ लिया था। आप प्लीज़ उन वीडियो को जाके ज़रूर देखिए। हमारा डेली प्रैक्टिस सेशन चल रहा है इकोनॉमिक्स का, उसको भी फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज पे। हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/kjclasses.official। चलिए आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं मनी के बारे में। तो मनी, पैसा की ज़रूरत कब पड़ी, क्यों इसका आविष्कार, क्यों इसका खोज हुआ, क्या दिक्कतें आ रही थी। तो पहले के समय में लोग एक वस्तु से दूसरे वस्तु का एक्सचेंज करते थे। पहले लोग एक्सचेंज करते थे, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स को। इसमें क्या घटा होता था, अगर मान लीजिए आप किसी को चावल दे दिए, कोई आपको चीनी दे दिया, तो इसमें एक सबसे बड़ा लॉस होता था, दोनों का कॉस्ट क्या होता था, डिफरेंट होता था, लेकिन वैल्यू क्या होता था, सेम होता था। डिफरेंट कॉस्ट होने के बावजूद भी, अगर हम डिफरेंट कॉस्ट होने का मतलब तो डिफरेंट वैल्यू का चीज़ है, अभी तो वहाँ पे तो कॉस्ट डिसाइड नहीं है, लेकिन क्या सब चीज़ का वैल्यू एक ही रहेगा? डिफरेंट वैल्यू वाला चीज़ को भी एक ही तौर पे तुलना करके ये चेंज कर दिया जाता था। दूसरा जो मेजर उस समय दिक्कत था, क्या चीज़ दिक्कत था, ये चलते जो चलता है, जो मेजर दिक्कत था कि मतलब गुड्स कब एक्सचेंज होता, जब दो आदमी, मान लीजिए ये हो गए और एक दूसरे ये, ठीक है, ये दोनों व्यक्ति कब एक्सचेंज करेगा सामान, अपने ये सर पे, ठीक है, अपने ये सर पे टोकरी लेके आया, ठीक है, ये अपने सर पे एक टोकरी लेके आया, मान लीजिए, ठीक है, ये अपने सर पे एक टोकरी लेके आया मार्केट। ये लेके आ रहा है आलू और ये लेके आ रहा है गेहूं। एक और व्यक्ति बना लीजिए, एक और व्यक्ति बना लीजिए जो अपने सर पे क्या लेके आ रहा है, किस चीज़ का टोकरी, मान लीजिए प्याज का, ठीक है, प्याज का टोकरी लेके आ रहा। अब क्या दिक्कतें हैं, अब क्या दिक्कतें आती हैं इनमें कि गेहूं वाला को चाहिए प्याज, गेहूं वाला को चाहिए प्याज, तो प्याज तो इससे ले लेगा, लेकिन ये कब देगा, जब इसका रिक्वायरमेंट, इस बच्चे का रिक्वायरमेंट भी गेहूं होगा तभी होगा। मतलब ये तो डबल कोइंसिडेंस हो गया है ना, कि इतना ज़्यादा कोइंसिडेंस हो जाए जीवन में बड़ा मुश्किल है। ठीक है, आपको मान लीजिए आपके पास इकोनॉमिक्स की बुक है, ठीक है, या आपके पास इकोनॉमिक्स की बुक नहीं है सपोज डेट, तो किसी दोस्त से पास से लाने गए, आपके पास हिस्ट्री की बुक है, उसके पास इको की बुक है, वो कब देगा आपको, जब इकोनॉमिक्स की बुक उसके लिए यूज़फुल नहीं है और उसको रिक्वायरमेंट क्या चीज़ का है, हिस्ट्री का बुक का है। ठीक है, मतलब दोनों होना चाहिए। एक तो इसको देना है, कब देगा, जब इसके आपके पास जो चीज़ है वही चीज़ इसको चाहिए होगा। सॉरी। तो गेहूं वाला प्याज वाले को देगा कब, जब प्याज वाला को गेहूं ही चाहिए होगा। ये कहलाता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। क्या कहलाता है ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, इसमें समझिएगा। व्हेन डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या होता है, व्हेन बोथ पार्टीज, व्हेन बोथ पार्टीज, बोथ पीपल, जो लिख लेगा, व्हेन बोथ पार्टीज एग्री टू, क्या चीज पे एग्री हो गया, टू बाई एंड सेल ईच अदर कॉमोडिटी या ईच अदर गुड्स। ठीक है, कॉमोडिटी बहुत अच्छा टर्म है, कॉमोडिटीज का मतलब भी समान ही होता है, इकोनॉमिक्स के अंदर ये ज़्यादा यूज किया जाता है। जब दोनों पार्टीज एग्री हो जाए कि वो सामान को बेचे और खरीदे, मतलब अपने सामान को बेच दे और उसके सामान को खरीद ले, ठीक है, इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ठीक है, और ये बहुत टफ था, ये उस समय बहुत टफ था। ठीक है, कि जरूरी नहीं कि जो आदमी को बेचना है दूसरे से, उसके पास जो चीज़ है वही उसका डिज़ायर हो। अंडरलाइन कर लीजिएगा।
तो इस सिस्टम को डबल कोइंसिडेंस जिस समय हम लोग गुड्स का एक्सचेंज करते थे उसको और सिस्टम किस सिस्टम के नाम से जानते थे हम लोग, तो बार्टर सिस्टम के नाम से भी हम लोग जानते थे। बार्टर सिस्टम इज व्हाट, इन विच गुड्स आर एक्सचेंज, जिसमें गुड्स को क्या किया जाता था, एक्सचेंज किया जाता था। ठीक है, दैट वाज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। अंडरलाइन कर लीजिए जी पेज नंबर 39 में, है ना, पेज नंबर 39 में अंडरलाइन कर लीजिए। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है, उससे ऊपर पहले व्हेन बोथ पार्टीज हैव एग्रीड टू सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटीज, व्हेन बोथ पार्टीज हैव एग्रीड टू सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटीज, दिस इज नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अगला, what a person desires to sell is exactly what other wishes to buy. उसके बाद अगला, in a barter system where goods are directly exchanged without the use of money. उसका लास्ट लाइन, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट इज एन इसेंशियल फीचर्स। ठीक है, समझ में आया डबल कोइंसिडेंस क्या है, बार्टर सिस्टम क्या है, और बार्टर सिस्टम के अंदर गुड्स को एक्सचेंज करते थे ना कि मनी को, और उसके अंदर जो सबसे बार्टर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट जो ये चीज़ था वो क्या था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। जब ये फुलफिल होगा तभी जाके आपका गुड्स का एक्सचेंज होगा, अदरवाइज ठन गोपाल करते रहिए। ठीक है जी, चलिए आगे पेज नंबर अब मान लीजिए, तो इसको पूरा करने के लिए ये जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि ये बहुत टफ सिचुएशन था, इस सिचुएशन को एलिमिनेट करने के लिए हमें ज़रूरत थी एक ऐसे चीज़ की जो हमारा ये टेंशन को ख़त्म कर दे। वैसे हम गाड़ी का वेट करें कि जो मेरे लायक ही हो, ठीक है ना, तो तब किसका एंट्री हुआ, तब एंट्री हुआ मनी भैया का, है ना, मनी भैया। अब मनी भैया क्या किए कि आपके पास मान लीजिए गेहूं था, ठीक है, एंट्री हुआ मनी का, आपके पास गेहूं था, आपने गेहूं बेच करके क्या ले लिया, पैसा ले लिया, ठीक है, पैसा ले लिया। अब इस पैसा से जाके चीनी खरीद लिए, ठीक है, और चीनी वाला था जिसके पास, वो चीनी आपको बेच के पैसा लिया, फिर ये पैसा लेके इसको आटा चाहिए था सपोज डेट, तो ये जाके इस पैसा से आटा खरीद लिया। ठीक है, तो हमारा एक्सचेंज क्या हो गया, ये आसान हो गया, ठीक है ना, तो ये एक्सचेंज क्या हो गया, हमारा आसान हो गया, इसी को बोलते हैं। तो मनी एक्ट एज इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज ऑफ प्रोसेस, इट इज कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसीलिए मनी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं, कि एक्सचेंज करने का एक माध्यम बन गया। ठीक है, समझ में आया, और हमारे सामान का दाम भी अच्छा मिल गया। चलिए अब पेज नंबर 40, हेडिंग है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी क्या है, मनी कैसे की तरह एक्ट कर रहा है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह, किसमें, ट्रांजैक्शन में, है ना। तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या है, एक है कि जो हमारा पेपर नोट्स के फॉर्म में, देखिए करेंसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी, अब करेंसी क्या है कि एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ एक्सचेंज है जिसके माध्यम से हम चीज़ों का एक्सचेंज करते हैं। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है जिसमें, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी जिसमें क्या इंक्लूड होता है, इंक्लूडेड पेपर नोट्स एंड कॉइन्स, पेपर नोट्स एंड कॉइन इंक्लूड होता है। तो केवल मनी ही नहीं, पहले इसमें अंडरलाइन करिएगा, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। उसके बाद सेकेंड पैरा करेंसी का, इट इज़ एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द करेंसी इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट और ऑफ द कंट्री। ये वाइडली एक्सेप्टेड इसलिए होता है क्योंकि इसको ऑथराइज कर दिया गया है कि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे यूज किया जाएगा। उसके बाद अगला, अब ये कौन डिसाइड करता है, तो ये रिजर्व बैंक डिसाइड करता है। अगला लाइन अंडरलाइन करेगा, इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज करेंसी नोट्स ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इशू करने का पावर किसके पास है, आरबीआई के पास है, बट विद द बिहाफ ऑफ किसके, ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ना। No other organization is allowed to publish or print the note other than the RBI। हाँ, RBI किसी को ऑथराइज करेगा तो फिर होगा, लेकिन ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं है। ठीक है, ये तो पेपर नोट्स और कॉइन के फॉर्म में हमारा करेंसी काम कर रहा है। एक और माध्यम है जिसको हम लोग बोलते हैं डिपॉजिट्स विद बैंक। इस चीज़ से समझिए, इससे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है, डिपॉजिट्स विद बैंक। आपके पास पैसा आया,
कहीं से, वो सरप्लस अमाउंट पैसा था, आपने सरप्लस पहला पैसा को बैंक में डिपॉजिट कर दिया, है ना, डिपॉजिट कर दिया कहाँ, तो बैंक के अंदर। जब बैंक के अंदर आपने डिपॉजिट किया तो बैंक आपको क्या दे रहा है बदले में, इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है ना। फिर अब बैंक के पास कोई व्यक्ति आया, मुंह लटका के आया, ठीक है, कि इस बैग में पैसा भर दीजिए, आपको बहुत दिक्कत है, बीबी मारेगी नहीं तो, बीबी मारेगी, घर में खाना नहीं है, इसमें भर दीजिए। तो बैंक देगा, बोलेगा ठीक है लो। अगर ये इसको 4% का इंटरेस्ट दे रहा था, सपोज डेट इसको 7% का इंटरेस्ट पे देगा, तो क्या क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये बोरो करने आया, बोरोवर है, ठीक है। और ये यहाँ पे जो था व्यक्ति, ये लेके आया, ठीक है, बैग इसका बहुत बिजोर स्टाइल का है, ये लेके आया डिपॉजिट करने बैंक में, ठीक है चाचा, पैसा जमा कर लिए। तो ये जो डिपॉजिट करने आए, ये डिपॉजिटर है, और जो पैसा निकालने आया वो बोरोवर है। इसके बीच में इंटरेस्ट का अंतर देख रहे हैं, ये 4% पे इसको दिया, 7% पे, 3% कमा रहा है कि नहीं। ये जो 3% कमा रहा है, यही जो बीच का जो डिफरेंस है, यही इसका अर्निंग है। तो अब बैंक डिपॉजिट किया बैंक में, तो बैंक क्या किया, मान लीजिए इसने 1 लाख रुपया को डिपॉजिट किया, ठीक है, इसी तरह करके बैंक में बहुत सारा पैसा डिपॉजिट हुआ। तो सारा पैसा को लोन के रूप में नहीं देता है, कुछ पैसा को अपने पास रख लेता है, जिसको बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। वो पैसा, कुछ पैसा अपने पास रखा, ये जनरली 15% इसमें दिखा रहा है, 10% 15% होता है। जैसे मान लीजिए 100 रुपये में 15 रुपया रख लिया, क्यों, क्योंकि कोई अगर मान लीजिए आप आज जमा किए, हम जमा किए, बहुत सारा लोग जमा किए, तो कल सारा पैसा लोग तो पैसा निकालेगा नहीं, जमा कर रहा है, तो ये सोच करके हम उसको सेविंग करेंगे, तो ये सोच करके वो 15 रुपया ही रखता है कि जो आएगा उसको हम देने का काम करेंगे, ठीक है। बाकी जो 85 रुपया है वो ये ऐसे ऐसे लोगों को दे रहा है लोन के तौर पे, ठीक है ना, ये लोन के तौर पे दिया, ठीक। तो आप जब आपको ज़रूरत हुआ, आपने डिपॉजिट किया, डिपॉजिटर है ना, जब आपको ज़रूरत हुआ ये आपको पैसा दे देगा, ठीक है। तो यही कहलाता है डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। आपने डिपॉजिट किया और जब आपको ज़रूरत हुआ तो वो आपको पैसा दे दिया। पैसा 2 फॉर्म में देता है, एक तो करेंसी या नोट के फॉर्म में दे देगा, नहीं तो आपको चेक के माध्यम से वो दे देता है, पेपर, कि आप जिसको अकाउंट में देना है चेक, उसमें नाम के लिखिए और वो उसके नाम पे उसमें पैसा ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। अंडरलाइन करिएगा डिपॉजिट बैंक पे, सिंस द डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक, सिंस द डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट, लास्ट पैरा देखिएगा, पेज नंबर 40 का लास्ट से चौथा लाइन, पेज नंबर 40 का लास्ट से चौथा लाइन, सिंस द डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट्स कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, दिस डिपॉजिट्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। क्यों डिमांड डिपॉजिट कहते हैं, मैं बार बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आने का चांस है, क्यों, क्योंकि जब आप डिपॉजिट करते हैं, जब आपको ज़रूरत होता है तब आप निकाल सकते हैं, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट। सिंस द डिपॉजिट्स इन द बैंक अकाउंट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, जब भी हम चाहें तब उस डिमांड हो सकता है, इसलिए उसको डिमांड डिपॉजिट। तो अगला अंडरलाइन करेगा, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफर अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटी, it is the facility which lend it is essential characteristic of money that a medium of exchange. You'd have heard of payment being made by check instead of cash. अगला, चेक में पेमेंट में क्या होता है कि जिसके नाम पे आप चेक काटते हैं, आपके अकाउंट से पैसा काट करके दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। अब चेक क्या होता है, अंडरलाइन करिएगा ऊपर में ही, ये यहाँ पे देख रहे हैं, ये इस तरफ, ये राइट हैंड साइड का, और चेक नीचे से ऊपर से 5वां लाइन, अ चेक इज़ अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक, अ चेक इज़ अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सनस अकाउंट टू द पर्सन इन विच नेम द चेक हैज़ बीन इशूड। चेक क्या है, एक पेपर है जो कि इंस्ट्रक्ट कर रहा है, मतलब ऑर्डर दे रहा है बेसिकली किसको, बैंक को, कि जो उसमें नाम लिखा हुआ है, मतलब चेक के अंदर जिसके नाम से चेक काटा गया, उसके अकाउंट में, मेरे अकाउंट से जो स्पेसिफिक अमाउंट है उसको आप ट्रांसफ़र करिए, ठीक है। ये कहलाता है चेक।
नीचे अंडरलाइन करके द फैसिलिटी ऑफ चेक्स अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट मेक इट पॉसिबल टू डायरेक्टली सेटल पेमेंट विदाउट द यूज ऑफ कैश। चेक के माध्यम से आपसे फैसिलिटी ऑफ चेक्स पूछ सकता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चेक्स। तो चेक के माध्यम से बिना कैश को यूज किए आपके अकाउंट से पैसा दूसरे के अकाउंट पे इजीली ट्रांसफर हो जाता है। अंडरलाइन कर लीजिएगा पेज नंबर 41। द फैसिलिटी ऑफ चेक्स, नीचे वाला चेक के नीचे वाला जो पैरा पहला उसमें, द फैसिलिटी ऑफ चेक अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट्स मेक्स इट्स पॉसिबल टू डायरेक्टली सेटल पेमेंट विदाउट द यूज ऑफ कैश। अगला लाइन, सिंस डिमांड डिपॉजिट आर एक्सेप्टेड वाइडली एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट along with the currency they constitute money in the modern economy। फिर सेकेंड पैरा इधर आ जाएगा, द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी करेंसी एंड डिपॉजिट आर क्लोजली लिंक्ड टू द वर्किंग ऑफ द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। जो मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम है उसमें करेंसी और डिमांड डिपॉजिट चेक्स बेसिकली ये दोनों क्या करता है, बैंकिंग सिस्टम का वर्किंग के बारे में आपको एक तरह से बताता है। मैंने आपको पीछे अभी बताया कि बैंक क्या करता है कि सारा अमाउंट पैसा को नहीं ये करता है, ठीक है। लोन एक्टिविटीज़ कैसे होता है बैंक में, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। लोन एक्टिविटीज़ इन बैंक, ठीक है। चलिए, लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक अभी मैंने बता दिया, एक बार मैं अंडरलाइन करवा देता हूँ कि बैंकिंग सिस्टम के अंदर लोन एक्टिविटीज़ को कैसे दिया जाता है, कैसे लोन सेंक्शन किया जाता है, या बेसिकली कैसे लोन वहाँ से आपको मिलता है, कहाँ से पैसा आते हैं। अंडरलाइन करिएगा पेज नंबर 42 लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक के अंदर ऊपर से तीसरा पांचवा लाइन, बैंक कीप्स ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एट कैश विद देमसेल्फ, ठीक है। कैसे, जो पैसा हमने डिपॉजिट किया उसका कुछ हिस्सा ही बैंक अपने पास रखता है। फॉर एग्जाम्पल, बैंक्स इन इंडिया दीज डे होल्ड अबाउट 15% ऑफ देयर कैश डिपॉजिट। जितना उसके पास कैश डिपॉजिट हुआ उसका 15% रखता है, वो उसको क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। सेकेंड पैरा, बैंक यूजेज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन। जो 85% है, 50% उसने डिपॉजिट के तौर पे रख लिया, ठीक है ना, कैश रिजर्व के तौर पे रख लिया, और बाकी जो 85% है उसको उसने क्या कर दिया, लोन के तौर पे देना शुरू कर दिया, ठीक। देर इज़ ह्यूज डिमांड फॉर द लोन्स फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आपको पता है लोन के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड है, जैसे मान लिया लोन ले लिया, अलग अलग व्यक्ति लोन लेता है। अगला लाइन उसके नीचे सेकेंड पैरा में ही, बैंक्स मेक यूज ऑफ द डिपॉजिट टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल, ठीक है। बैंक क्या करता है, सारे डिपॉजिट का यूज़ सभी व्यक्तियों के लोन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए करता है। इन दिस वे बैंक्स मीडिएट बिटवीन द दोज हु हैव द सरप्लस फंड एंड दोज आर इन नीड ऑफ दिस फंड। मतलब बैंक क्या करता है, मीडिएट करता है किसके किसके बीच में। अभी आपने देखा था किसके किसके, डिपॉजिटर और बोरोवर के बीच में मीडिएट करने का काम कौन करता है, तो मीडिएट करने का काम आपको बैंक करता है, ठीक है। अगला लाइन, बैंक चार्जेज अ हायर इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन देन दैट व्हाट ऑफर ऑन द डिपॉजिटर। बैंक क्या करता है, जो डिपॉजिटर को ऑफर करता है रेट, उससे ज़्यादा रेट बोरोवर जो लोन लेने आया है हायर रेट पे उसको लोन देता है, ठीक है। और इस दोनों बीच का जो रेट का जो डिफरेंस है वही उसका कमाई का जरिया। द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम द बोरोवर्स एंड व्हाट इज पेड टू द डिपॉजिटर इज देयर मेन सोर्स फॉर द इनकम, ठीक है ना। जो चार्ज किया गया है बोरोवर से और जो पे किया गया डिपॉजिटर को, उसके बीच का जो डिफरेंस है यही मेन इनकम है बैंक का। क्लियर है, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। अगला टॉपिक है हमारा कि टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। आपको दो डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन का बताएगा कि किस किस सिचुएशन के अंदर लोन का लेने के बाद हमारा सिचुएशन कैसा हो जाता है। टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। एक सीन में आपको दिखा रहा है कि सीजन का समय आया है, फेस्टिवल का समय आया है, उसमें 3000 जूते का ऑर्डर है, ठीक है। फेस्टिवल का सीजन है, जो कि एक मैन्युफैक्चरर के पास लोन की ज़रूरत है, शू मैन्युफैक्चरर है, उसको 3000, मैन्युफैक्चरर ऑफ शूज़, उसको 3000 जूते का ऑर्डर है, ठीक है। अब इसके पास पैसा नहीं है तो उसने क्या किया, एडवांस ले लिया 1000 पेयर्स का, किसको, डीलर से, ठीक है ना।
और क्या उसको बोला कि जैसे ही कंप्लीट होगा ऑर्डर आपको बाकी पेमेंट आप हमको दे दीजिएगा। यहाँ से जो लोन लिया, ये सलीम की बात कर रहे हैं, दो तरीका से लोन लिया। ये क्या किया, एक लेदर वाले से लोन लिया। तो लेदर वाले से क्या लिया, बोला कि आप हमको रॉ मटेरियल दे दीजिए, जैसे ही हमारा ये ख़त्म होगा हम आपको तुरंत पेमेंट कर देंगे। दूसरा लोन किससे लिया, जो बड़ा बिजनेसमैन था जिसको इसको बेसिकली ऑर्डर देना है, उससे ले लिया 1000 जूते का पैसा। ठीक है, एक 1000 जूते का पैसा। तो इस दोनों कंडीशन में वो दोनों लोन लिया मैन्युफैक्चरर। ठीक है ना। अब यहाँ फ़ायदा क्या हुआ कि जैसे ही उसका सेल हुआ कि पहले से ऑर्डर फिक्स था कि 3000 बना के देना है, प्रॉफिट अच्छा हुआ, सबको उसने लोन चुका दिया, इसमें यहाँ पे कोई टेंशन नहीं हुआ। दूसरा कंडीशन है कि यहाँ पे इसके लिए जो क्रेडिट है वो पॉजिटिव वे में काम किया, अच्छा वे में काम किया कि किसका काम भी हो गया, लोन भी चुका दिया और प्रॉफिट भी हो गया। दूसरा कंडीशन है स्वप्नाज प्रॉब्लम। अब स्वप्नाज क्या है, एक किसान है, वो सलीम था, ये स्वप्ना है। स्वप्नाज प्रॉब्लम क्या है, ये किसान है ना, फार्मर है। तो फार्मर बेसिकली लोन कब लेता है, जब सीजन आता है, क्रॉप सीजन आता है। क्रॉप सीजन जिसमें बुआई की समय आती है तो उस समय लोन लेता है। इसने लोन ली, बुआई की, और क्या हो गया, क्रॉप फेलियर हो गया। क्रॉप फेलियर हो गया मतलब बीच में क्या हो गया कि पेस्ट का आतंक हो गया। जैसे वहाँ पे टिड्डी का आतंक हो गया ना अभी हरियाणा के अंदर, तो यहाँ भी पेस्ट का आक्रमण हो गया। तो इसने फिर से लोन लिया, पेस्टिसाइड खरीदा और पेस्टिसाइड उसे छिड़काव किया, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं हुआ। ठीक है, पैदावार बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं हुआ। फिर इसने क्या किया, फिर नेक्स्ट ईयर फिर इसने फिर अगेन लोन लिया, फिर अगेन थोड़ा सा क्रॉप अच्छा हुआ, लेकिन इस ढंग से अच्छा नहीं हो पाया कि पिछला लोन को वो चुका पाए। तो अब क्या हो गया, पिछला लोन भी चुकाना था, करेंट लोन भी चुकाना था इसको। अब इसने क्या किया, अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा को बेच दिया। तो यहाँ पे लोन, इस कंडीशन में लोन क्या है, फ्रूटफुल साबित हुआ क्या, नहीं साबित हुआ। तो जरूरी नहीं है कि जो क्रेडिट है दोनों कंडीशन में एक ही साथ काम करे। ये आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो सकता है या हो सकता है आपके फ्रूटफुल साबित नहीं हो। अब है टर्म्स ऑफ क्रेडिट, जो लोन ले रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट मतलब टर्म्स ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या हो गया, किस आधार पर आपको कोई लोन देगा। ठीक है ना, पहले अंडरलाइन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आना ही आना है। तो कुछ ना कुछ शर्तें रखा जाता है, ठीक है, उस लोन देने के लिए अंडरलाइन करिएगा। ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, कोलेटरल इज एन एसेट दैट बोरोवर ओन्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइफ स्टॉक्स deposit with the bank and use this as a guarantee to lender until the loan is repaid। अब देखिए, अब जब आप लोन लेने जाते हैं तो लोन लेने के समय आपके साथ पेपर तो मांगता ही मांगता है, साथ में एक गारंटी के तौर पे कुछ चीज़ें मांगता है कि इनकेस आपने पे नहीं किया फिर तो मेरा पैसा डूब जाएगा। तो पे नहीं किया उस कंडीशन में एक गारंटी के तौर पे चीज़ मांगता है, मॉर्गेज के तौर पे, उसी को हम लोग बोलते हैं कोलेटरल। ठीक है, कोलेटरल क्या है, कोई भी एसेट जो कि आप गारंटी के तौर पे देना चाहते हैं कि इन कंडीशन आपने लोन रिफ्यूज कर दिया रीपेमेंट में, तो वो आपकी संपत्ति को बेच करके अपना पैसा वो निकाल सके। ठीक है, पेज नंबर 45 में अंडरलाइन कर लीजिए। इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट टुगेदर कंप्राइजेज व्हाट इज कॉल्ड द टर्म ऑफ क्रेडिट। यही शर्तें कहलाता है, मतलब इंटरेस्ट रेट, केवल कोलेटरल ही नहीं, साथ में इंटरेस्ट रेट, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन, कौन कौन पेपर लगेगा, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन, कोलेटरल और किस ढंग से रीपेमेंट करेंगे, मंथली कर रहे हैं, एक बार में करेंगे, ये सब सारा मिलके क्या बनाता है, शर्त है क्रेडिट का। दिस इज कॉल्ड टर्म ऑफ क्रेडिट।
यहाँ से कोलेटरल ही बहुत इंपॉर्टेंट, वही पूछता कोलेटरल क्या है, एक आपका गारंटी के तौर पे दिया गया, जमा किया, डिपॉजिट किया गया, वो चाहे पैसा हो सकता है, मतलब पैसा बेसिकली आपका फिक्स डिपॉजिट, या संपत्ति, बेसिकली संपत्ति ही होता है, संपत्ति आप जमा करके बैंक से लोन लेते हैं, है ना, ताकि आपको वापस, जैसे कभी कभी आप गोल्ड लोन भी लेते हैं तो वो गोल्ड लोन क्या है, आपका एसेट है, गोल्ड दिए और उसके जगह पे आपने पैसा लिया, इन किसी कारण से आपने पैसा नहीं चुकाया तो आपके गोल्ड को बेच करके वहाँ से पैसा वो ले पाएगा। चलिए, आशा करते चीज़ें समझ में आई होगी, मज़ा आया होगा। फिर भी कोई डाउट है हर बार की तरह इस बार भी प्लीज़ पुट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव माई बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।